दिव्य हिमाचल स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी बहस का आज का विशेष प्रसारण। विशेष प्रसारण क्यों है ये भी हम आपको बता देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी, पूर्व मंत्री और हिमाचली राजनीति के मिस्टर कूल सुधीर शर्मा जी। सुधीर शर्मा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के न्यूज़ एडिटर संजय अवस्थी जी। अवस्थी जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो आपसे अनुरोध है कि सुधीर शर्मा जी हमारे बीच हैं। आज बड़ा मौका है, नगर निगम के चुनाव हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में ही हमारे सवाल होंगे, लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो हम थोड़ी प्रदेश की राजनीति पे भी आएंगे और देश की राजनीति जो आजकल गर्म चली हुई है कोरोना के बीच भी, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कृपया आप शुरुआत करें कार्यक्रम की। आज धर्मशाला में कांग्रेस ने अपना पहला चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। वर्चुअली इस बार आप लोगों ने उसको दृष्टि पत्र का नाम दिया है। एक मुझे लग रहा है नई पहल है। दृष्टि पत्र अपनी तरह से कुछ अलग है। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। क्या इसी तरह के घोषणा पत्र आप दृष्टि पत्र अन्य 3 जो नगर निगम क्षेत्र हैं वहाँ भी जारी करने वाले हैं? देखिए, 4 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं और जहाँ तक मेरा सवाल है तो क्योंकि धर्मशाला का जो मेन कैंपेन है उसका दायित्व पार्टी ने मुझे सौंपा है, तो हमने ये धर्मशाला के लिए तैयार इसको किया धर्मशाला के ही हिसाब से। अब बाकी नगर निगमों में किस तरह से आता है, क्योंकि निकालेंगे तो वो लोग भी अपना अपना विजन डॉक्यूमेंट, लेकिन उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है उसकी जानकारी अभी पूरी तरह से मेरे पास नहीं है। लेकिन आशा है, विश्वास है कि वो भी कुछ अपने तरीके से अच्छा ही लेकर के आएंगे। तो क्या आप मार्गदर्शन उनको दे रहे हैं या यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश वो कर रहे हैं? देखिए, पहल तो हमने कर दी है और ये उनके पास पहुंच भी जाएगा, तो उसके ऊपर किस तरह से काम होता है चर्चा मेरी इसके ऊपर किसी के साथ अभी हुई नहीं। सुधीर शर्मा जी, इसका मतलब है कि ये जो आपका दृष्टि पत्र है ये आपका ब्रेन चाइल्ड है। चलिए, मीडिया के पास जो इनपुट है उसके हिसाब से मैं आपको बधाई दूंगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट ऐसी आई हैं कि लोगों को ये पसंद आ रहा है। जिस तरह से आपने वार्ड की एक वार्ड को लेके उसको मार्क किया है और उसकी, तो ये अच्छी बात है। अच्छा सुधीर शर्मा जी, नगर निगम तो बन गए, धर्मशाला को तो खैर 5 साल से ऊपर हो गया बने हुए, तो इनके लिए बजट तो है नहीं, तो चुनाव भी हो रहे हैं, बजट का अता पता नहीं है, क्या फ़ायदा होगा, क्या विकास देखते हैं आप इसमें? देखिए, आपने सही कहा कि ज़्यादातर जो नगर निकाय हैं वो बजट के लिए सरकारों पर निर्भर रहते हैं और इसी वजह से लोग जो हैं उनका रुझान ज़्यादा पंचायतों की तरफ रहता है कि पंचायतें ही रहें और नगर निकाय ना बने। लेकिन अब जब ये बन गए हैं तो ये सरकार को भी देखना है और नगर निगम को भी देखना है। जिस तरह हमने जब धर्मशाला बना तो इसके अंदर जो लैंड बैंक था उसको मार्क करके नगर निगम के नाम भूमि वो स्थानांतरित की, ताकि कल को अगर कुछ ऐसी चीज़ें नगर निगम को करनी होंगी जिनसे कि उसको आय आए और वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन के अपने खर्चे जो हैं उनको निकाल सके, अपना बजटरी प्रोविज़न कर सके, तो इस तरह की क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो काम किया था। वो हमने शिमला से सीखा, क्योंकि जब शिमला बना था तो वहाँ की सारी लैंड जो है वो कोई भी भूमि कॉरपोरेशन के पास नहीं है, इसलिए शिमला में बार बार वहाँ के निगम को दिक्कत आती थी किसी भी काम करने को। तो वहाँ से सीख लेते हुए पहला कार्य उस वक्त ये हुआ। अभी भी जो चीज़ें हमने इसमें प्रस्तावित की हैं उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि काफ़ी ज़्यादा जो है इनकम जनरेट करेगा नगर निगम आने वाले समय में, और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर ये सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। जी, क्योंकि नगर निगम को तो आगे खुद के लिए विकास के लिए रिसोर्सेज जनरेट करने ही पड़ेंगे, आप हर बार टैक्स ही नहीं लगा सकते। जी शर्मा जी, एक चीज़ बताइए, इस बार 3 नए नगर निगम बने, उनको मिलाकर प्रदेश में 5 नगर निगम हो गए, लेकिन 5 नगर निगमों के अलावा प्रदेश में बहुत बड़े बड़े शहर हैं। वहाँ के नगर परिषदों की हालत आप जानते हैं, वो एक तरह का पंचायत का स्तरोन्नत रूप है। वो नगर या शहर की कितने की समय रखते हैं लोग, विज़न कितना की है वो भी आपके सामने है कि कितना की विकास वहाँ का हुआ है। तो उन शहरों का क्या होगा,
उनको कैसे आप प्रदेश के बाकी शहरों से या जो 5 नगर निगम हैं उनके बराबर ला पाएंगे? देखिए, अब हम हर नगर परिषद को, नगर पंचायत को तो निगम नहीं बना सकते। आपको पता है कि पॉपुलेशन का भी एक क्राइटेरिया है। जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो साथ लगते लगते हैं, जैसे मान लीजिए आसपास 3 या 4 नगर परिषद है, साथ में नगर पंचायत है, तो आपको उसके लिए क्लस्टर बेस्ड योजनाएं लानी चाहिए। मान लीजिए जैसे कूड़े करकट का प्रबंधन है, तो अगर आप एक नगर परिषद को नहीं दे सकते, फाइनेंशियली वायबल नहीं हो रहा है, तो आप 4-5 को क्लब करिए, एक सेंट्रलाइज जगह बना दीजिए। ऐसे ही सीवरेज है, अन्य चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को इस तरह से हमें इंटरलिंक करके उनको एक यूनिट समझ के भविष्य के लिए प्रावधान करने पड़ेंगे, तभी ये सस्टेन कर पाएंगी। सुधीर शर्मा जी, अभी नगर निगम के चुनाव है। धर्मशाला एक तरह से स्मार्ट सिटी भी होने के कारण ज़्यादा चर्चा में है। 4 जगह चुनाव हो रहे हैं। महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है इसमें कि मुख्यमंत्री कल खुद थे धर्मशाला में। आज आपके कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष यहाँ थे, आप तो खुद मोर्चे पे हैं ही हैं। मतलब अभी भी जैसे आपका घोषणा दृष्टि पत्र भी आया है, तो ये है कि अभी भी वादे बहुत ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस ही तो काबिज थी पिछले 5 सालों तक धर्मशाला नगर निगम पर। क्या विकास कुछ कम हुआ? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ? उसके अपने कारण हैं। देखिए, जब नगर निगम बना 2015 में, उस समय मैं खुद मंत्री था इस विभाग का, और 2016 में स्मार्ट सिटी आई, 17 में सरकार बदल गई, मैं खुद चुनाव हार गया। हो सकता है उसमें मेरी अपनी कमियां रही हों, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। और उसके बाद का जो कार्यकाल स्मार्ट सिटी का और नगर निगम का रहा, हमारे समय में स्मार्ट सिटी में एक प्रावधान किया गया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो था उसको कैबिनेट की पावर्स दी गई, और जब ये सरकार आई तो उसका प्रारूप ही बदल दिया गया। अब हर चीज़ के लिए अगर आप धर्मशाला से, पालमपुर से या मंडी से, अब निगम वो भी बने हैं, अप्रूवल के लिए शिमला जाएंगे, कभी अधिकारी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें उलझी हैं जी। और जो शेयर स्टेट का होता है स्मार्ट सिटी में, वो भी कम आया। घोषणाएं ज़रूर हुई लेकिन कम आया, तो उससे जो है वो काफ़ी नुकसान, जो है विकास के कार्य जिस गति से चलने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। ये एक नुकसान हुआ। हालांकि मंत्री हमारे पड़ोस की थी, बिल्कुल साथ लगता चुनाव क्षेत्र है, तो उनका अपना भी काफ़ी जो है धर्मशाला के अंदर चीज़ें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि एक इच्छा शक्ति जो है उसकी कमी जो वर्तमान प्रदेश सरकार की थी, उस वजह से धर्मशाला थोड़ा विकास के मामले में पीछे रहा। और पहली बार नगर निगम बना था और अब ये दूसरा चुनाव इसका आया है। तो 5 वर्ष में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन प्रयास ज़रूर हुए हैं। और अब जिस तरह से आपने कहा कि ये वादे बहुत सारे हैं, इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो इसमें हैं उनके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस हैं बजटरी। जैसे इसमें फनिकुलर लिखा है, चरान से जाएगा धर्मकोल, तो वो जब धर्मशाला स्मार्ट सिटी की डीपीआर बनी थी तो मैंने ही डलवाया था, उसका बजट भी है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं अभी तक हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, लोगों को पता नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो हम उनको बाहर निकाल करके लाएं कि ये है और ये होना ही है। हम ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो था आपका बड़ा एक चर्चा में रहा था। हमारा सवाल अगला शायद आपसे यही होने वाला था, पर आपने बहुत पहले ही इसमें बता दिया। हाँ जी, हाँ, तो मैं एक चीज़, हाँ, स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसकी आपने बात की, क्या उसको शिमला जो शिफ्ट किया गया वो क्या कोई राजनीतिक कारण थे, या आपको लगता है कि वो शक्तियों का केंद्रीकरण जो सरकार हमेशा चाहती है, सारी सरकारें चाहती हैं कि शक्तियाँ डिसेंट्रलाइज ना हों, है ना, जिला या ब्लॉक स्तर पे, या मतलब जिसको बोलते हैं कि विकास अधिकारियों के पास वो शक्तियाँ ना रहें, राजधानी से वो संचालित हों। क्या ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल था जिसको आप एक मतलब एक अच्छा मॉडल मानते हैं, धर्मशाला या जिस भी शहर में होगा वहाँ उसको सारी मंजूरियाँ मिल जाएंगी, उसको शिमला शिफ्ट करने के पीछे क्या कारण है? कि एक राजनीति है या राजनीति का केंद्रीकरण है कि शक्तियाँ वहीं सीमित रहें
और विकास जो है तो वो अगर वो कहीं होना भी है तो शिमला को पूछे या राजधानी को पूछे बिना ना हो। कुछ ऐसा ही तब भी हुआ था जब धर्मशाला आपकी स्मार्ट सिटी आपने बनवा लिया था जिस टाइम, तो शिमला के एक नेता ने भी शायद शिमला वर्सेस धर्मशाला हो गया था। जी जी। देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। ये राजनीति का केंद्रीकरण करने का भी प्रयास है कि सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ से हों। दूसरा, जब आप इतनी शक्तियां स्थानीय स्तर पर दे देते हैं, डिप्टी कमिश्नर उसके चेयरमैन हो जाते हैं और पूरी कैबिनेट की पावर्स वो एसपीवी जो है वो एंजॉय करता है और उसको अधिकार सारे हैं, तो ये अधिकारियों में भी एक हायरार्की है। जी जी। राजनेता तो चाहते ही हैं कि शिमला से सब कुछ करें, जी जी। लेकिन अधिकारियों की भी ऐसी ही मानसिकता है, किसे ज़्यादा तो मानसिकता है। जी जी। तो जब मैंने ये बनवाया भी था तब भी इसका विरोध हुआ था। जी। लेकिन ठीक है, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति जो थी वो ज़्यादा थी तो वो प्रवेल कर गई, हमने बनवा लिया। बाद में जब ये आए तो हो सकता है इन पे कई चीज़ें हावी हो गई होंगी, वहाँ ले गए, उससे नुकसान धर्मशाला का हुआ, प्रदेश का हुआ। उसके फ़ायदा तो किसी को भी नहीं हुआ, वर्तमान सरकार को भी नुकसान ही है। अगर आप एक क्षेत्र को पूरी तरह से इस तरह से दरकिनार करके इस तरह जो प्रस्तावित चीज़ें हैं उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका नुकसान होता है। जी। सुधीर शर्मा जी, कुछ ऐसा ही कमांड एरिया बनाने को लेकर भी था धर्मशाला में, वो शायद शिमला शिफ्ट हो गया। देखिए, कमांड कंट्रोल सेंटर बनना था चरान खड्ड पे, एक बहुत बड़ा आपने देखा होगा स्लम एरिया होता था, उसको शिफ्ट करके उस भूमि को नगर निगम के नाम किया गया था। वहाँ शिलान्यास भी हुआ और मुख्यमंत्री उस समय वीरभद्र सिंह जी थे। उसका नाम नगर स्थली हमने रखा था, सिटी सेंटर, जैसे कि यूरोप में और अमेरिका में कहते हैं, जहाँ आपका मेयर का ऑफिस भी होगा, सब कुछ होगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी। और वो डिज़ाइन था, दृष्टि पत्र के पीछे उसका वो मैप भी है, हमने दिया हुआ कि ये प्रस्तावित है और ये होना है। उसके बाद सरकार बदल गई तो दोबारा एक शिलान्यास वर्तमान मुख्यमंत्री कर गए, लेकिन उसके बाद ये निर्णय लिया गया वर्तमान सरकार द्वारा ही कि भाई अब हम शिमला से ही दोनों स्मार्ट सिटीज़ के कमांड सेंटर बना देंगे। उसके पीछे कारण ये है कि धन का प्रावधान नहीं करना चाहते हैं। जो आपकी स्मार्ट सिटी प्रस्तावित है, जितने पैसे खर्च होने हैं, जब आप अपना शेयर नहीं देना चाहते तो आप उस पर कट मारना शुरू कर देते हैं। तो उससे जो ये महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मैं सोचता हूँ कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और इससे तो आप फिर उस नगर निगम को ही भंग कर देते हैं अगर पैसे ही नहीं हैं। तो अब आपने 4 बना लिए, 3 और बना लिए, तो 4 ये हो गए, एक शिमला हो गया, 5। तो क्या बाकी जगह भी अगर ऐसे होगा तो सबको शिमला से कंट्रोल करेंगे? तो इससे अच्छा बनाएं ना। अगर आप वो सुविधाएं नहीं दे पाएंगे या इंतजाम नहीं कर सकते आप फंड्स का, तो फिर नहीं बनाना चाहिए। शर्मा जी, एक चीज़ बताइए, ये जो नगर निगम है ये अपने आप में एक स्थानीय सरकार है और उस क्षेत्र का सारा जितना भी लेखा जोखा है, विकास से लेकर हर चीज़ उसने करनी होती है। पर अब तक जो हमारे अनुभव हैं, धर्मशाला देख लो, शिमला देख लो, वहाँ ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मतलब बड़ी सीमित सी शक्तियाँ जो हैं वो नगर निगम के पास रहती हैं। सबसे बड़ा तो जो फंड का मसला अनिल जी ने उठाया वो भी है ही है। फंड्स के लिए हर नगर निगम को शिमला की तरफ ही देखना पड़ता है। तो क्या लगता है कि सिर्फ ये एक लॉलीपॉप से है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, एक वो है कि नाम बदल दो, है ना, अब धर्मशाला नगर परिषद से अब नगर निगम हो गया, पालमपुर नगर परिषद से पालमपुर नगर निगम हो गया। तो क्या मतलब एक वो लॉलीपॉप सा है या सिर्फ नाम बदल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनका टाइम पास करने के लिए एक नई व्यवस्था की जा रही है? देखिए, जब भी नई व्यवस्था दी जाती है, मेरा ये मानना है कि आपको पहले अध्ययन कर लेना चाहिए कि ये चलेगी भी या नहीं, चरमरा तो नहीं जाएगी। और अगर हमने बना दिया है तो हमारी क्या सोच है कि इसको हम कैसे कामयाब करेंगे ताकि सारी सुविधाएं मिलें, लोग परेशान ना घूमते रहें। जैसा आपने कहा शिमला में होता है या अभी तक धर्मशाला में भी ऐसी ही है परिस्थिति, वो मैं समझता हूँ। लेकिन जब आप इस तरह से राजनीति बीच में ले आएंगे या फिर प्रशासनिक उसके अंदर ज़्यादा घुसपैठ शुरू हो जाएगी शिमला से, फिर काम नहीं होते। फिर तो वो एक पॉलिटिक्स नेताओं का अलग चल रहा है, अधिकारियों का अलग चल रहा है और निगम के जो है लोग हैं अंदर उनका अलग चल रहा है। तो कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, तो काम तो होगा ही नहीं। तो उसका खामियाजा
अंततः जो है वो स्थानीय जनता को ही भुगतना पड़ेगा, चलो, क्योंकि अगर 1.5 साल बाद आपकी सरकार प्रदेश में बनती है, वापस आते हैं आप सत्ता में, तो क्या इस दिशा में आप कुछ कर पाएंगे? देखिए, मैं 100% आपको ये विश्वास दे सकता हूँ। मैंने इस चीज़ को, इसका बड़ा गहन अध्ययन किया। मेरे पास विभाग 5 वर्ष रहा और मैं जानता हूँ कि कैसे ये सारे, एक होता है ना वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, तो जो व्यक्ति उसको जानता है उसको पता होता है मैं कर लूँगा। अब जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा। लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब ये हो गए हैं 5 निगम और बहुत बड़ा हिस्सा प्रदेश का, मतलब ये जाने माने सारे शहर हैं। बिल्कुल। यहीं से धारणाएं बदलेंगी। बिल्कुल। प्रदेश के अंदर कभी कुछ भी होना होगा तो ये एक शो केस होंगे। नहीं तो आगे के लिए लोग जो हैं वो, आप ऐसे निगम बनाएंगे या कुछ बनाएंगे तो लोगों में आपके अंदर विश्वास ही नहीं आएगा कि जब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे तो निगम क्यों, हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। सुधीर शर्मा जी, इलेक्शन का टाइम है, धर्मशाला भी है एक उसमें। आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, दोनों तरफ से लग रहे हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आम आदमी पार्टी भी है वो। चलिए, ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बात। इससे हटके भी मुझे लगता है पॉलिटिशियंस के, हमें सबको लगता है कि अपने जो पर्सनल रिलेशन होते हैं वो ठीक होते हैं। चुनाव का दौर आया, सांसद किशन कपूर जी आपके हमेशा, आप उनके निशाने पे तो होते हैं, अभी वो फिर से आपको निशाने पे ले रहे हैं। क्या आरोप हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब वो प्रचार में वापस आए और शायद कांग्रेस के झंडे और बैनर वगैरह देखे होंगे, कहीं कहीं मेरा चेहरा नज़र आया होगा, तो उनको फिर याद आ गई होगी कि उनको ऐसा, मुझे लगता है, महसूस हुआ कि यही चुनाव तो नहीं लड़ रहा। तो बजाय उसके कि वो निगम की बात करते, क्या विजन है उसकी बात करते, उन्होंने आते ही जो है वो ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। तो एक आरोप बार बार वो लगाते हैं कि जो अंडरग्राउंड डस्टबिन लगा, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। देखिए, यहाँ अंडरग्राउंड डस्टबिन लगे, देश में पहली बार लगे, और उसके बाद जो है वो यही मॉडल जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके चुनाव क्षेत्र बनारस में भी लगे हैं। इसी मॉडल को उन्होंने अपनाया, वहाँ भी कामयाब है। जब चुनाव हो गए, सरकार आई, तो यहाँ का काम रोक दिया, लेकिन सुंदरनगर में भी हमने लगवाए थे। आप हिमाचल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जी, पिछले इलेक्शन की बात की जी। तो सुंदरनगर में भी लगवाए थे। तो सुंदरनगर का उद्घाटन जयराम ठाकुर जी ने कर दिया। उसके बाद इन्वेस्टर मीट के लिए बाहर विदेश जब भ्रमण करने जाने लगे, तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि इनका जो वीज़ा जर्मनी का था, जर्मनी ने डिनाई कर दिया था कि आप लोगों के पास जब हमारा इन्वेस्टर जाता है, जब पूरी चीज़ें वहाँ ठीक हैं, तो आपने क्यों पेमेंट रोकी है। मतलब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वीज़ा इस वजह से? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, पीएमओ का पत्र है उसमें जी जी, जो इनको आया कि आपके ऊपर ये ऑब्जेक्शन है और आप जो है इसको देखिए। तो अगले दिन पेमेंट उनको हो गई। अच्छा। इतना बड़ा स्कैम था, तो आपकी सरकार इधर थी, दिल्ली में थी, जांच करते, दोषियों को सजा देते। लेकिन जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, जैसे आप बंदर के हाथ में नारियल दे दें तो उसको समझ नहीं आता इसका क्या करना है, तो वैसे अंडरग्राउंड डस्टबिन को लेकर के धारणा किशन कपूर जी की रही है। किशन कपूर जी का आज का भी एक बयान है कि हर चुनाव में सुधीर शर्मा जी उनके किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को माध्यम बना के आगे आते हैं। कहते पिछले कल भी एक फेक सा एक मतलब मेरा भतीजा जो था उसको भाजपा में ज्वाइन करा दिया। कब भतीजा कब ज्वाइन कराया, कांग्रेस में ज्वाइन करा दिया, कोई नहीं जानता। कहते इससे पहले मेरी साली, कई कुछ वो सुधीर शर्मा जी ऐसा कर चुके हैं। कहते ये सुधीर शर्मा जी का पॉलिटिकल ड्रामा होता है, तो क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, हमने उनको नहीं ढूंढा, हम तो प्रचार में जा रहे थे। कपूर साहब के घर के पास एक मीटिंग थी जी। तो मीटिंग के बाद एक व्यक्ति निकल करके आए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है वो सुरेश कुमार मोगू है और ये एक मोगू परिवार है। वो कपूर साहब कपूर लिखते हैं लेकिन हैं मोगू, तो वो एक कास्ट है गद्दी जाति में। तो उन्होंने कहा कि मैं उनका कज़न हूँ, भतीजा नहीं, वो छपा गलत के भतीजा। आज उनका इंटरव्यू भी चल रहा है एक चैनल पे, मैंने देखा कि, तो उन्होंने कहा कि मैं उनका भाई हूँ और मैं 32 साल के बाद आज भाजपा छोड़ करके आपके साथ आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे गले में मफलर था, मैंने उनके गले में डाल दिया, वो फ़ोटो खिंच गई और वो छप गई। तो अब नहीं है तो वो तो अब कपूर साहब देखें कौन है कौन नहीं है, लेकिन हमें जो जानकारी वहाँ मिली
और अभी भी वो आज हमारे साथ थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो हूँ। मतलब नहीं, एक चीज़ ये भी तो मानी जा सकती है कि सुधीर शर्मा जी हर चुनाव में एक चेहरा ढूंढ के रखते हैं जो किशन कपूर जी के आसपास का होता है। नहीं, वो निकल करके आ जाता है। अच्छा। मैं ढूंढने नहीं जाता। चीज़ें हो जाती हैं, लोगों को लगता है कि ये कोई सोच के जाते होंगे, जी। ऐसा है नहीं। जी। अच्छा, कपूर साहब का और भाजपा का आप पे ये भी आरोप है कि आप उपचुनाव के टाइम पे तो गायब हो गए, पिछली बार विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, अब आप फिर से आ गए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो चाहेंगे कि गायब ही रहें। जी। अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरा कोई योगदान नहीं है धर्मशाला के प्रति, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? फिर तो हम तो ऐसे ही हैं। तो लेकिन उनको ये एहसास जब फील्ड में जा रहे हैं तो होना शुरू हुआ है कि जनता के अंदर जो है एक रोष भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रति है। तो जब वो रोष देख रहे हैं और वहाँ जब मेरा नाम सुन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बार बार उनको याद आती है कि मेरे नाम की। तो मैंने तो पहले भी उस दिन कहा कि जितना मेरा नाम लेते हैं ईश्वर का लेंगे तो मोक्ष प्राप्ति भी हो सकती है। शर्मा जी, एक बात बताइए कि आज आपका दृष्टिपत्र जारी हुआ जी, उस पर हमने पहले भी चर्चा की। हमारे पास में कुछ फीडबैक्स आए, कुछ लोगों ने बताया कि सुधीर शर्मा जी हवाई योजनाएं बनाने के बहुत माहिर हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत विशेषज्ञ हैं। जब ये सत्ता में थे तब भी इन्होंने स्काई बस शिमला में भी चलाई थी और धर्मशाला में भी एक हवा में बस चलाई थी। तो इस बार भी बहुत कुछ ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको शायद ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, पर वो सुधीर शर्मा जी का एक स्टाइल है जो हवाई योजनाएं और हवाई क्या कहते हैं वादे करने का है। तो क्या है? देखिए, ये स्काई बस नहीं, स्काई वे एक प्रोजेक्ट है और जब हम इसको धर्मशाला ला रहे थे इसमें कैबिनेट की अप्रूवल भी हुई थी, इन्वेस्ट भी वही लोग कर रहे थे, सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा था। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा प्रदेश का पैसा बर्बाद हो रहा है। इनको जानकारी नहीं थी क्योंकि वो विश्व में पहली बार इधर आ रहा था प्रोजेक्ट, वो लॉन्च होना था, पेटेंट है उस कंपनी का। तो वो सरकार बदल गई, फिर वो ठंडे बस्ते में DPR और सब कुछ पड़ा है। लेकिन आप देखिए समय के साथ क्या हुआ, वही प्रोजेक्ट जो है आज शारजा में चलना शुरू हो गया, दुबई में ट्रायल रन चल रहे हैं। और हम लोग एक वो रूढ़िवादी सोच जो होती है कि पता नहीं क्या ला रहा है, जैसे मैंने आपको अंडरग्राउंड डस्टबिन का कहा कि बंदर के हाथ में नारियल जैसी परिस्थिति जो है वो बन गई। तो जब देखेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा। अब जो आज धर्मशाला का रोपवे हम लाए थे, ये देश का पहला ऐसा रोपवे है जिसका जो गंडोला होगा जिसमें लोग बैठ के जाएंगे, ये रात को भी इसमें रोशनी रहेगी, ये 24 घंटे चलने वाला है और पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं है। तो ये एक अपने आप में एक अट्रैक्शन बाकी चीज़ों से हटके शहर के लिए है। उससे मेरी तो आय नहीं बढ़ रही है, तो शहर में एक अगर एडिड चीज़ आ रही है तो पर्यटक को भी फ़ायदा है, स्थानीय निवासी को फ़ायदा है और कंजेशन आपका कम हो रहा है मकलोडगंज के लिए। तो एक सोच है। और जो सपना नहीं देखता व्यक्ति, मैं नहीं समझता कि जिसके पास सोच नहीं है और जो ड्रीम नहीं कर सकता वो क्या करेगा। वो तो बैठा है जस का तस, तो वो तो आरोप प्रत्यारोप ही करेगा। ये बिल्कुल सही कहा जी आपने। शर्मा जी, एक और चीज़ है, हिमाचल में बड़ी जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी राइवलरीज चलती रहती है इंट्रा पार्टी भी, उसमें कई एक टाइम था तो आपका और GS बाली साहब का भी नाम आता। आजकल नज़दीकियाँ आपकी ऐसा लग रहा है अच्छी बनती जा रही हैं, ये क्या इशारा है, किस दिशा की ओर? देखिए, हमारा कभी भी कोई मतभेद रहा नहीं जी। कई बार जो 7 लोग होते हैं वो ऐसी बातें फैला देते हैं। और GS बाली जी के जो करियर की शुरुआत हुई है, ये बहुत कम लोगों को पता है। वो मेरे पिताजी के बहुत नज़दीकी थे और वहीं से वो अब निकल करके राजनीति में आए और हमारे बड़े भाई की तरह हैं। मेरा उनसे झगड़ा कोई नहीं, उनका चुनाव क्षेत्र अलग है, मेरा अलग है, स्टेचर उनका बड़ा है, मुझसे पहले राजनीति में आए थे। लेकिन ये है कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसी भ्रांतियाँ फैलाते हैं और अब एक समय ऐसा आ जाता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो भी तो आपको उसको प्रदेश हित में और पार्टी के हित में पीछे छोड़ देना चाहिए। मतलब ये मान के चले कि कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट है बाली जी के साथ आपकी? अदरवाइज जब वो परिवहन मंत्री थे तो आपके कई प्रोजेक्ट्स थे, जैसे धर्मशाला का बस स्टैंड है, वो उसमें एक पत्थर तक नहीं लग पाया था। तो इसका मतलब है कि आप उन जख्मों को भूल कर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, देखिए, जीवन में आगे की तरफ सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और
ये छोटी मोटी हमने कोई अपने आपस में ऐसा तो है नहीं कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा चला हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि ये बड़ी सोच करके प्रदेश के लिए जो है सबको मिल करके ही प्रयास करने होंगे, नहीं तो नुकसान प्रदेश का होता है। मतलब आपका ये कहना है कि आप और जीएस बाली जी पार्टी में वो बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल पार्टी में थे। बिल्कुल जी। अच्छा शर्मा जी, आप तो विभाग देख चुके हैं, नगर शहरी विकास विभाग। हिमाचल में नगर निगम बन रहे हैं, लोगों को भी समझ आ रहा है कि नगर परिषदें नहीं कर पाई, शायद नगर निगम कर दें या देर लें। शहरीकरण की बात होनी चाहिए क्योंकि हिमाचल सबसे ग्रामीण है पूरे देश में, जबकि यहाँ पे सोच जो है मेट्रोपॉलिटन या वैसी उस तरह की सोच लोगों की है, चाहे वो गाँव में भी रहता है, कहीं दूर रहता है। शहर कैसे डेवलप होने चाहिए, किस तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए? हम यूरोप की तरह सुंदर तो दिखते हैं, हमारा लैंडस्केप्स वैसे हैं, हमारी आबो हवा उस तरह की है, तो हम वैसा क्यों नहीं, वैसे प्लान्ड क्यों नहीं दिख रहे हैं आपकी नज़र में? आप अगर छोटा सा इलेबोरेट करना चाहें इस चीज़ को। देखिए, उसमें सब एक दिक्कत है कि जो हमारा टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट है ना, ये बड़ा इसके अंदर जो है वो काम करने वाले लोग कम हैं। एक तो इसका एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है, और जब इसका एक्सपेंशन होगा तो आपकी हर सिटी का प्लान बनना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ क्या आएगा, वो पहले से तय होना चाहिए, रोड्स ये सब कुछ। हालांकि दायरा टाउन एंड कंट्री का सिर्फ शहर ही नहीं है, टाउन हो गए शहर और कंट्री ग्रामीण क्षेत्र हो गया, तो प्लान पूरे प्रदेश का बनेगा। हमारे समय में एक पहल हुई थी कि 4 जोन में हमने प्रदेश को बांटा, और आउटसोर्स पे क्योंकि हमारे पास लोग कम थे तो प्रदेश का प्लान तैयार करने के लिए हमने एजेंसी हायर की थी। लेकिन वो भी लेट स्टेज तक मैं वहाँ तक पहुँच सका था, तो तब तो नहीं हो पाया। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरे प्रदेश का एक प्लान बने, कल को कहाँ से सड़क आएगी, रेल आनी है तो कहाँ से आएगी, कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, ग्राउंड कहाँ होंगे, ग्रीन जोन कौन से होंगे जिनको डिस्टर्ब नहीं करना है, जो नेचुरल सोर्सेज हैं पानी के और बाकी हमारे खड्डे हैं, बड़ी नदियां हैं छोटी बड़ी, तो उनकी जो है वो चैनलाइजेशन या बाकी चीज़ें कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब एक बार एक आपका प्लान बन जाएगा, मास्टर प्लान, तो फिर आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक ये हैप हैज़र्ड, कुछ यहाँ आ रहा है कुछ वहाँ आ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि अगर अब मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि देखिए आप विकास की बात करते हैं, मैक्लोडगंज की सड़कें तो तंग हैं। मैंने कहा मैं तो 2012 में आया था, ये कितना पुराना शहर है, तो तब से ये बना है। अब अगर मैं उसको तोड़ फोड़ करूँगा, उससे छेड़ूंगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसका जो एक अपना यूनिकनेस है आप उसको भी ख़त्म करेंगे। तो एक हेरिटेज टाउन की तरह डेवलप हो सकता है। आप नया एडजॉइनिंग कोई स्थान देख करके नई टाउन या नया टाउनशिप ला सकते हैं, जो कि उसको आप पुराने टाउन से कनेक्ट कर दीजिए किसी तरह से। समस्या ये है कि लोग क्यों शहरों की तरफ ज़्यादा, शिमला क्यों इतना कंजेस्टेड हो गया? लोगों ने देखा राजधानी है और स्कूल अच्छे हैं, सब कुछ है, तो जो नौकरी करने गया वहीं रह गया। लेकिन अगर उसको कम्यूट करने का साधन होता, मान लीजिए धर्मशाला से, मेरे पास शिमला में भी घर है, धर्मशाला से मेरे पास ऐसी व्यवस्था हो कि मैं आधे घंटे 45 मिनट में शिमला पहुंच जाऊं, तो मैं वो घर क्यों रखूंगा? मैं रोज़ सुबह जाऊंगा, शाम को यहीं वापस आऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ा सोच समझ कर करने वाली हैं। उससे जो है शहरों का कंजेशन भी कम होगा। हो सकता है आगे फिर निगमों को बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े, परिषद से ही काम चलता रहे, क्योंकि जो जहाँ है अगर वहाँ से अपने काम तक पहुँच सकता है तो क्यों वहाँ जाएगा। शर्मा जी, आप पिछले 3 साल से केंद्रीय संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, है ना? हिमाचल में इस वक्त कांग्रेस के संगठन को कहाँ देखते हैं? क्योंकि जो मैं समझता हूँ या एक आम आदमी की जो सोच है उसके मुताबिक शायद ग्रास रूट पे संगठन आपका उतना सक्रिय नहीं है जितना आपके प्रतिद्वंदी भाजपा का है। भाजपा पन्ना, मतलब जो पन्ना प्रमुख तक आई थी, आप कहते आधे पन्ने तक वो पहुँच रही है, हो सकता है भविष्य में वो घर तक भी पहुँच जाएगी। आप कहाँ हैं? आपका तो अभी तक लगता नहीं कि संगठन इस तरह की गतिविधियों में कहीं सक्रिय है, तो इस तरह से तो आप लगता नहीं कि आप बाजी दिन प्रतिदिन हार रहे हैं। देखिए, पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस कभी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही, आपको पता है, एक सोच थी और देश को आज़ाद करवाया तो उस सोच के साथ आगे चलते रहे। लेकिन अब जो है वो समय बदल गया,
इलेक्शन मैनेजमेंट और किस तरह से बूथ मैनेजमेंट और वोट की मैनेजमेंट और प्रचार क्या चलेगा, क्या कहना है, वो चीज़ें आ गई हैं। उसके ऊपर काम हो रहा है। अभी पीछे जो हमारी एक मीटिंग हुई थी कसौली में, हमारे प्रभारी आए थे, तो उसमें भी जो है इस पर चर्चा हुई है। एक प्रारूप तैयार भी हुआ है, इस पर काम शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस है नहीं, लेकिन उसको वहाँ पर ऑर्गेनाइज करके कैसे बूथ में खड़ा करना है। अब ऊपर से मान लीजिए कि प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो तो काम कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन उसका जो फॉलोअप देना है नीचे तक, ये सही बात है आपकी कि उसमें थोड़ी सी जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी पार्टी की गलती है। जो स्थानीय ढांचा होता है, अगर वो भी खुद मजबूत हो तो वो अपने आप करता रहता है अपने चुनाव क्षेत्र में। मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ। आपके प्रभारी महोदय, उनका पहला जो हिमाचल का टूर था वो कसौली तक सीमित था, वो कसौली से बाहर नहीं निकले। उसके बाद शायद 1-2 यात्राएं उन्होंने शिमला में की हैं। उसके बाद इतना बड़ा प्रदेश है, 4 नगर निगमों के चुनाव हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि आपके विपक्षी दल किस तरह से उनको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो आपको लग नहीं रहा है कि संगठन की कमजोरी के पीछे एक जो ताकत, जो फोर्स, केंद्रीय फोर्स है, वो बहुत बड़ी इस वक्त आपकी कमजोरी बन रही है? क्योंकि अगर प्रभारी आपके कसौली तक खुद को सीमित रखते हैं, राजधानी तक सीमित रखते हैं, तो वो कैसे मोटिवेट करेंगे लोगों को? देखिए, ज़्यादातर तो जो स्थानीय लोग होते हैं, चुनाव जो है वो लोकल लीडरशिप, जैसे प्रदेश के अंदर 6 बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रहे, तो एक चेहरा था और अपने आप प्रचार चलता था। ऐसे ही हर चुनाव क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा होता है किसी भी पार्टी का, जो कि पूरे प्रचार को या इन चीज़ों को चलाता है और लोगों को उस पर विश्वास होता है कि नहीं यही कर सकते हैं। जहाँ तक केंद्र की लीडरशिप की बात है या जो प्रभारी हैं, वो आपको ऊपर से निर्देश भी दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, लेकिन अब प्रभारी से हम ये कहें कि अब आप तो जी घर घर निकलिए, तो ये संभव नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में ये शुरू से आपने देखा होगा थोड़ा सा ये फ़र्क रहा है। तभी आपने कहा कि अब वो पन्ना प्रमुख से आधे पन्ने पर जाने वाले हैं और आप लोगों का जो है ये अभी सिलसिला चला नहीं है। तो इसके ऊपर मैं सहमत हूँ आपसे कि हमें काम करना होगा बूथों में। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा बूथों पर सब कुछ ठीक ठाक है। जी। और वो काम इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो आपके विचार हैं, आपकी आइडियोलॉजी है, आपका विजन है, जब उसको पहुंचाने वाला आपका ग्रास रूट का आदमी, उसी को जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि लोकल अगर कोई ऐसा मोटिवेटर समझिए उसको कि वो एक माहौल बनाता है अपने आसपास, तो वो बहुत ज़रूरी है। उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्या कहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुझे लगता है कि ज़्यादा शुरू करने होंगे, लोगों को बताना होगा और लोगों में पहले तो ये विश्वास जताना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, आप क्यों हमारे साथ आपको जुड़ना चाहिए। अब पहले हमारे पास बहुत बड़े बड़े आज़ादी के समय जब चेहरे थे तो एक ही पार्टी थी। ये सब कुछ जो कहते हैं कि हम ये सब कांग्रेस से ही गए हुए लोग हैं। अगर आप किसी का भी बड़े से बड़े नेता का भी जो दूसरे दल का है उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो परिवार कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा मिलेगा। लेकिन उसको संभालने समय की ज़रूरत है कि उसको सहेज लें। और पहले तो आप उसको अगली जनरेशन को बताएं कि क्या कांग्रेस थी, क्या है और क्या करेगी। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि किसी नारे पे चुनाव हो जाएगा या किसी की भाषण से जो है वो वोट बदल जाएगा। वोटर बहुत समझदार हो गया है। आप देखिए लिटरेसी रेट हिमाचल का देखिए कितना है कि अगर कोई सोचे कि ऐसे ही ठग के वोट ले लेगा तो वो नहीं है। बात वीरभद्र सिंह जी की चली है, मैं प्रश्न को उस तरफ मोड़ना चाहूँगा आपसे। वीरभद्र सिंह जी युग पुरुष हैं हिमाचल के लिए। हमारी कामना है कि वो शतायु हों, लेकिन स्वास्थ्य को लेके ये लगता है कि या एक आधी बार उन्होंने, हालांकि बाद में बयान ये कहा गया कि ऐसा नहीं कहा गया कि शायद वो राजनीति, सक्रिय राजनीति से या शायद मुख्यमंत्री का पद ना संभालना चाहें। ये प्रश्न का पहला भाग है। आप सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, आपको संगठन का भी ठीक नॉलेज है, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे। और जो हमारे पास एक बड़ी
पुख्ता सी सूचनाएं आई हैं आज आपका दृष्टि पत्र जारी होने के बाद, तो आपका जो उस पर पोस्टर लगा है हाथ उठाते हुए, वो लोगों को बहुत पसंद आया और लोग उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं। अब मैं अगले सवाल, अब इसी सवाल के लास्ट हिस्से में आता हूँ। वीरभद्र सिंह जी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहें तो पार्टी में आप किसे आगे देखते हैं? वैसे सुधीर शर्मा को भी लोग मिस्टर कूल कहते हैं, सबसे मिलने जुलने वाले हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सो कॉल्ड जो कांग्रेस में दो दल हैं उन दोनों में स्वीकार्यता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वीरभद्र सिंह होना बहुत मुश्किल है जी। वीरभद्र सिंह और नहीं होंगे इस प्रदेश में। वो अपने आप में ऐसी शख्सियत थे और उनके अंदर ऐसी शक्ति ईश्वर ने दी हुई थी, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा कभी। मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों का अगर हम बताएंगे कि वो ऐसे थे और इस तरह से उनका जीवन रहा, तो वो विश्वास भी नहीं करेंगे ऐसा भी हो सकता है। जैसे लोग गांधी जी के लिए कहते हैं, आज की जनरेशन कहती है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, या नेहरू जी के लिए कहती है। तो ऐसे एक तरह से युग पुरुष हिमाचल में वो हुए और अभी भी उनके अंदर इच्छा शक्ति पूरी है। आपने देखा होगा शिमला में हमारी एक रैली हुई, उसमें आए, मंच से खड़े होकर संबोधन किया, पूरी जनता खड़ी हो गई। जहाँ तक उनके बाद की कांग्रेस का सवाल है, तो उनके कद और बाकी की जो लीडरशिप है उसमें बहुत बड़ा वैक्यूम है, कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि जब अगला चुनाव आएगा उसमें जीत कर के जो लोग आएंगे उनमें क्या सहमति बनेगी। पार्टी हमारी जो है, आपको पता है कि दिल्ली से जो निर्णय होगा किसको जिम्मेवारी दी जाती है, और ये जिम्मेवारी आसान भी नहीं है। कर्ज के ढेर के नीचे हम लोग बैठे हैं, कैसे प्रदेश को चलाना होगा। इलेक्शन जीतना आसान है, लेकिन उसके बाद आपको डिलीवर करना है जिसके लिए आपको चुना जाएगा। नहीं तो 1, 2, 3 महीने के बाद आप भी वैसे ही वो कटोरा लेके इधर से कर्ज उधर से कर्ज ही अगर लेना है, तो ये आपको एहसास है कांटों का ताज है। जी जी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? वैसे आप राष्ट्रीय सचिव हैं, सुनने में तो ये भी आया है, या सुनने में क्या है, ये एक तथ्य है कि आपकी भी राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से बड़ी, वो आप गुड बुक्स में उनके नज़दीकियाँ हैं आपकी, तो ऐसा है ना? नहीं, वो तो देखिए, तभी मैं सचिव बना हूँ, उन्होंने जिम्मेवारी दी, उनको पता होगा ये पार्टी के लिए कुछ कर पाएगा संगठन में काम। तो अभी तो संगठन में कर रहा हूँ। जो मंत्री भी हम बने थे तो वो भी आपको पता है कि किस तरह से कांग्रेस में पार्टी जो है एक परिवार की तरह काम करती है। और लेकिन जहाँ तक मैं आपको कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री का जो भी सपना देख रहा हो उसको ये समझ लेना चाहिए कांटों का ताज है और 60,000 करोड़ के करीब हो गया है। आप कैसे प्रबंधन करेंगे उसको सोचकर ही मुख्यमंत्री बने। नहीं तो अगर आप बन करके फेलियर हो गए तो आपके जीवन की जितनी कमाई है, जितनी क्रेडिबिलिटी है, वो एक ही टेन्योर में खत्म हो जाएगी। शर्मा जी, मुझे लगता है कि चुनाव से पहले कांग्रेस को इस प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा, जनता जानना चाहेगी क्यों कि ये चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है या भविष्य किसके हाथ में होगा कांग्रेस का। अगर कांग्रेस को सत्ता सौंपी भी जाती है तो लोगों के मन में एक प्रश्न तो रहेगा, जो केंद्रीय नेतृत्व में भी इस वक्त कांग्रेस के लिए वही प्रश्न परेशान कर रहा है कि वहाँ उनको लगता नहीं है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो मोदी के बराबर का हो या है ना उसके आसपास हो। तो वो प्रश्न तो हिमाचल में भी रहेंगे। हम इस प्रश्न को लंबे समय तक टाल नहीं सकते कि केंद्रीय नेतृत्व उसमें फैसला करेगा या कांटों भरा ताज है। मुझे लग रहा है कि 1.5 साल है, उम्र भी फैक्टर मुझे लगता है रहने वाली है, युवा चेहरा हो, सर्व स्वीकार्य हो। ये तो आप मानते हैं ना कि ऐसा गुण तो होना चाहिए कांग्रेस का। अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होता है उसको पार्टी में भी स्वीकार्यता होनी चाहिए, युवाओं में भी होनी चाहिए, यंग हो, काम कर सके। तो ये सारी ये तो देखिए, आप इतिहास देखिए, जब वीरभद्र सिंह आए तो बिल्कुल एक नौजवान आए थे। जी जी। तो ये तो होता है, बदलाव तो होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या होगा, कौन हो, ये नहीं मैं कह सकता कि कौन होगा, क्योंकि उसमें एक संगठन है, सब लोग मिलकर विचार करते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि कौन जो है वो न्याय उस पद के साथ कर सकता है, कौन डिलीवर कर सकता है ज़्यादा। हाँ, वो भी है। और दूसरा मेरा ये बहुत बड़ा मानना है कि कोई शक्ति ऊपर भी है जो अचानक से ऐसा कर देती है कि अब जयराम जी बने, किसने सोचा था। चलो शर्मा जी, अगर आपको मौका मिलता है भविष्य में, अगर वो शक्ति आपके ऊपर भी असर दिखाती है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे प्रदेश में? देखिए, मैं इसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये बहुत गंभीर चीज़ है।
ठीक है, ये सबके अंदर इच्छा होती है, 68 विधायक जो चुन के जाते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन हमने वीरभद्र सिंह जी के साथ मंत्रिमंडल में काम किया है। मुझे पता है कितना कठिन प्रबंधन इस प्रदेश में करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी तक ऐसा लालच मन में पाला नहीं है और कभी इच्छा आई नहीं। आपसे कहा जाता है तब तो फिर आप ऑफ कोर्स हाँ ही करेंगे। देखिए वो तो अब समय के गर्भ की बात है। विशेष कार्यक्रम में सुधीर शर्मा जी आए, बहुत खुल के बात की इन्होंने। हमें उम्मीद है कि आगे भी जब भी बिजी हैं, सेंटर में भी काम करना पड़ता है, जब भी मौका मिलेगा तो हमारे स्टूडियो में आएंगे। आपका धन्यवाद। इसके साथ ही जो हम रिपीट करते हैं बार बार चीज़ें, कोरोना का वक्त है, अपना ख्याल रखिए, मास्क लगा कर रखिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, बार बार हाथ धोइए। दिव्य हिमाचल टीवी देखते रहिए, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पढ़ते रहिए और www.divyahimachal.com का भी मत भूलिए। सभी खबरें, सभी वीडियो, सभी समाचार, देश दुनिया प्रदेश सारी जानकारी वहाँ उपलब्ध है। आपका बहुत बहुत आभार। फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।